नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार 2 साल 2 बड़ी बगावतें लेकर आए। 20 जून 2022 को शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी हो गए थे। तब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। शिवसेना के बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नई सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। इस बगावत के करीब 1 साल बाद ही अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने शिंदे सरकार का समर्थन कर दिया और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। अजीत पवार के एनसीपी के 41 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद से ही सीएम को लेकर एक नई चर्चा छिड़ गई। 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे या सरकार की कमान अजीत के हाथ आएगी, इसे लेकर भी चर्चा खूब तेज हुई। तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी यह कहना पड़ गया था कि सीएम शिंदे ही रहेंगे और ये बात सही साबित हुई है। आज विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया। 1200 पेजों के फैसले के मुख्य बिंदुओं को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं। उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था। स्पीकर ने यह भी कहा था कि एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव को नहीं है। 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थी। इस फैसले से शिंदे गुट में खुशी है और एकनाथ बरकरार रहेंगे। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा एकमेव एकनाथ में। तो शिंदे गुट के 16 विधायकों पर से तो अयोग्यता का खतरा टल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल 14 विधायकों पर अयोग्य करार देने की संभावना बढ़ गई है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि जिसके कर्ता धर्ता अठावले के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले ने कहा कि यह उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। शिंदे का गुट ही असली शिवसेना रहेगी। इसका लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। उधर अकोला जिले के बालापुर से उद्धव ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने कहा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इससे यह क्लियर होगा कि नार्वेकर कहीं किसी के दबाव में तो फैसला नहीं ले रहे। शिवसेना में राहुल को आदित्य ठाकरे का विश्वास पात्र माना जाता था। आदित्य ने एक बार विधानसभा में भाषण के दौरान उनसे नजदीकियों का जिक्र किया था। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल नार्वेकर ने अपनी दावेदारी पेश की। हालांकि शिवसेना ने उन्हें टिकट नहीं दिया और इसके बाद राहुल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। एनसीपी ने राहुल को मावल लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। बाद में उन्हें विधान परिषद की सीट दे दी गई। 2019 में अचानक राहुल ने एनसीपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने राजपुरोहित जैसे वफादार कैंडिडेट को दरकिनार करते हुए कोलाबा विधानसभा सीट से राहुल नार्वेकर को टिकट दिया। वो 57,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एकनाथ बरकरार हैं और उद्धव एक बार फिर से परेशान हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के शिंदे और उनके गुट के अन्य विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। नार्वेकर ने कहा कि उन्होंने ऐसा चुनाव आयोग के शिंदे की सेना शिवसेना को असली शिवसेना के बताने के फैसले के आधार पर किया है। उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास है। यह फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है। इस फैसले पर उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आज जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा एकमेव एकनाथ में। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया भी आई हैं, वो सुनाते हैं। अब इसमें तो मतलब एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी बच गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 एमएलए है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी। उस पर माननीय राहुल नार्वेकर जी जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने फैसला देते वक्त उन्होंने बताया है
कि 1999 में शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया था, और अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही स्वीकार किया जा सकता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा, विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी? क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक, और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है, और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो भी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, एक बात तो स्पष्ट है कि एकमेव एक नाथ, ये तो क्लियर हो गया। अब किसको अधिकार था, किसको नहीं था, संविधान में क्या था क्या नहीं था, ये भी एक चर्चा का विषय हुआ। मुझे लगता है जब ये चीज़ें सामने आई हैं तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया है, बहुत सारे लोगों का डिस्कशन हुआ। इन सब के बीच में अब बात आगे की राह की है, क्योंकि लोकसभा भी है। लेकिन एक बात बिल्कुल यहाँ पर है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उद्धव गुट से और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सवाल स्पीकर पर भी उठाए जा रहे हैं। तो क्या ये उन्होंने कहा कि जो निर्वाचन आयोग में चीज़ें गई उसके आधार पे हमने सारी चीज़ों को किया है, हमारा कोई व्यक्तिगत रूप से ये नहीं था, लेकिन क्योंकि सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरह से वो इलेक्शन जीत कर आए, कहाँ कहाँ वो रहे, कैसे गए, जैसा कि मैंने ब्रीफ भी किया था स्टार्टिंग में कि वो पहुँचे हैं, उसके बाद अब ये डिमांड है कि उनका नार्को टेस्ट करा लिए जाए, तो कहीं किसी के दबाव में तो ये डिसीजन नहीं दिया है। तो एक तरफ है कि नियम से हुआ है, उसके बावजूद नार्को टेस्ट की डिमांड क्यों आ रही है, क्या वाकई कोई डाउट है या कोई दबाव में ये चीज़ें हुई हैं? लेकिन जो कुछ भी हुआ है, ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे और आगे का लोकसभा भी ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब उद्धव बेहद परेशान हो गए हैं। इनके जो विधायक थे, बल्कि उल्टी तलवार वहां लटक रही है कि कहीं इनके मामले में कुछ और ना हो जाए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। समीर लोखंडे हमारे साथ जुड़े हैं, महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के। समीर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पवन एच डोंगरे हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना का पक्ष रखने के लिए चिंटू भाई शेख हमारे साथ जुड़े हैं। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में शिवसेना का ही पक्ष रखेंगे उद्धव गुट से मंगेश चौहान, उनका भी बहुत स्वागत है। एनसीपी का पक्ष रखने के लिए अमोल मातेले अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अमोल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले समीर जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए, आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ, ये बात बहुत जोर शोर से थी, बहुत बड़ा मुझे लगता है सबकी नज़र आज इस विषय पर थी कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हो जाएगा या एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपनी सत्ता के साथ बरकरार रहेंगे। वो डिसीजन आता है, वो सारी चीज़ों को मान्य होता है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। तो सवाल
स्पीकर ने जो निर्णय दिया उस पर है या सवाल संविधान पर है? क्योंकि निर्णय जो आया है वो मानना तो है, अब मंत्री जो सीएम वो हैं वो तो उनको रहना ही है। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ईसीआई ने निर्णय दिया, आज स्पीकर ने निर्णय दिया। अगर कल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ यह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देगा। मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं शिवसेना ने यह स्वीकार कर देना चाहिए कि अब उनका पक्ष तो हाथ से चला गया, उनका चिन्ह भी हाथ से चला गया, जो उनके पास में एमपीज एमएलएज इनका जो संख्या था वो भी इनके हाथ से चला गया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो उन्होंने विचारधारा के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया सिर्फ सत्ता के लिए, यही उसका कारण है। और अगर शिवसेना इस बात को स्वीकार करती है तो उन्हें समझ में आएगा कि बदलाव और असली जो स्वीकार कुछ चीजों को करना है, कुछ फैक्ट्स को करना है, तो ये तो उद्धव बाला साहब ठाकरे को और आदित्य उद्धव ठाकरे को, इन दोनों को ही स्वीकार करना है। बाकी तो सब जनता ने भी स्वीकार कर लिया और जो मतदार थे उन मतदारों ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात और भी है, मुझे ये बताइए कि आज यदि कैसे भी करके जो भी निर्णय होता, अब क्योंकि हुआ नहीं है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन मान लीजिए यदि कोई ऐसा डिसीजन आता और उस सरकार को छोड़ना पड़ता तो फिर कोई चेहरा नया ही होता। उस कंडीशन में तो एक दूसरे के साथ बिना कुछ नहीं होता, मतलब स्थिति वही आकर खड़ी हो जाती कि एक अकेला सब पर भारी नहीं होता। जी देखिए, परिस्थिति कुछ भी हो, तीनों पार्टी जनाधार के ऊपर ही आगे का निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से शुरुआती 2.5 साल में विपक्ष में बैठी, बाद में यह क्रांति एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से हुई और वापस शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अभी अजित पवार जी के माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी यह सत्ता में बैठी है। तो यह समीकरण तो चलते रहेगा। मैं एक चीज आपको स्पष्ट वापस से कहना चाहूंगा कि जनाधार, लोगों के साथ में जो आपका बर्ताव होता है, लोगों के पास आप जो भी आपकी योजनाएं लेकर जाते हो, बस यही आपकी कल की दिशा यही ठहराता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। चिंटू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है, बोलिए। चिंटू जी, आज तो मुझे लगता है कि बहुत शिंदे गुट के लिए और उनके खुद के भी लिए एक बहुत बड़ा दिन था। ऐसी फीलिंग आई है थोड़ा थोड़ा दिन भर का जो सिनेरियो, जब समय आ रहा था कि अब फैसला आएगा, फिर अब वो पढ़ रहे हैं, फिर वो एक एक पॉइंट पर जो चीज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई नतीजा नहीं आता इलेक्शन का कि हाँ अब हो रहा है, अब हो रहा। तो वो वाला दिन मुझे लगता है महाराष्ट्र के लिए आज था। खैर, बशर्ते भाई कई सारे सवाल उठकर सामने आ रहे हैं और इस तरह के जो सवाल सामने आए उसमें ये भी था उनका नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, करीबी हैं भारतीय जनता पार्टी के आप सब लोगों के, इसलिए ये डिसीजन दिया है। संविधान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, हार पचाने के लिए ना कि उबागा के कोई लीडर तैयार है, मगर जो सत्य में जयते हैं, सत्य की जीत होती है। हम शिवसेना में उद्धव साहब के साथ बहुत साल काम किए, बहुत दिन तक काम किए, एकदम एक्टिव कार्यकर्ता जैसा काम किए, मगर जो ट्रीटमेंट मातोश्री से और सेना भवन से मिल रही थी, उन लोगों का मन दुख रहा था। वो जो श्राप बूढ़ों के, जो किसानों के जिन्होंने अपने बेटे गंवाए थे सुसाइड में, मैं खुद सेना भवन पे देखता था, जो लोग सेना भवन में बैठते थे वो किस तरीके से बात करते थे। मैं बोलना चाहता हूँ मैडम जी, आपके एडिटर भी साहब है, मराठी भाषा बहुत मीठी है, उससे बात करो तो बहुत मीठी है, मगर जब उसको आप रूड से बात करो, रूडली बात करो, तो लोगों के श्राप आपको लगते हैं। आज ये लोगों की बद्दुआएं, ये श्राप लगे हैं। आज इनको घर पे ही नहीं बिठाया, इनका धनुष्य बांध नहीं गया, इनकी पार्टी का नाम भी गया, इनका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। आज मैं चाहता हूं कि मैं तमाम उन लोगों को, बड़े लोगों को, हमें जिन्होंने आशीर्वाद दिए, उनका धन्यवाद व्यक्त करूं। मैं मेरे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन व्यक्त करूं। मैं पूरे मीडिया का, कैमरामैन से लेके वो ड्राइवर, वो इनपुट एडिटर, आउटपुट एडिटर, वो हर एक बंदा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से, सबका मैं धन्यवाद करूंगा जिसने पल पल की खबर आज जनता तक पहुंचाई। आज जो फैसला आया है, आज स्पीकर का फैसला है, अगर उबाटा ग्रुप को, उद्धव ठाकरे के ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट जाना, आप जा सकते हो, आपके लिए रास्ता है, मगर वहां भी हम ही जीतेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ये कट्टर शिवसैनिक है। माननीय हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। सिर्फ ठाकरे नाम, टाइटल यूज करने से कुछ नहीं होता है। आप जनता के बीच में जाओ, आप लोगों को मिलने रहते,
मैडम जी मातोश्री के बाहर जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, आपको नजारा बताऊं, मनोहर जोशी जैसे ज्येष्ठ लीडर 2-2 घंटे गेट पे खड़े रहते थे। बड़े बड़े लीडर में नाम नहीं लेना चाहता, गेट पे खड़े रहते। ये लोगों को मिल नहीं रहे थे, ये अपने नेताओं को मिल नहीं रहे थे, अपने सांसदों को मिल नहीं रहे थे, अपने मिनिस्टर को मिल नहीं रहे थे। कोई फैसला नहीं तो लोग करेंगे क्या? करेंगे क्या? सिर्फ हमारे साथ में नहीं, हम तो एक छोटे कार्यकर्ता है, मगर बड़े बड़े नेताओं का हाल खराब था। तो आप अगर जनता के बीच में नहीं जाओगे, आप जनता के बीच के लीडर नहीं कहलाओगे, आप घर में बैठ के फेसबुक लाइव करोगे। आज भी मैं बोलता चाहता हूं कि जो बचे कुछ बाकी के एमएलए और एमपी है ना, वो भी शिंदे ग्रुप में आएंगे, वो भी सच्चे शिवसेना में आएंगे। ये वो दिन दूर नहीं है जब उद्धव ठाकरे के पास केवल एक ही एमएलए रहेगा, आदित्य ठाकरे। ठीक है। तो आज हमारा दिवाली है, आज हमारी ईद है, आज हम जल्लोष बना रहे हैं। और हम ये जल्लोष इलेक्शन जीत नहीं, ये तो हमारी एक बोलते ना, ये एक झांकी है। अब पिक्चर बाकी है। सुबह 9 का भोंगा जितना भी बोले, कुछ भी बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितने भी प्रयास कर लो, अपना जितना भी कुछ छलांग लगा लो, आप जीतोगे नहीं। चिंटू जी, आप सोनिया गांधी के पास लोकसभा की पिक्चर बाकी है। लोकसभा की पिक्चर बाकी है। और मैं पूरे मैं खुद बहुत दिनों से मीडिया पे बैठता हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लेता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ 48 सीट महाराष्ट्र में है, 48 की 48 में से 45 सीट हमें नहीं मिली। 3 सीट हम इसमें काउंट कर रहे हैं क्योंकि वहां हमारा इतना जोर नहीं है। जैसे बारामती हमारा अजीत दादा पवार की सीट वहां जीत सकती है। उद्धव का एक भी एमपी अगर दिल्ली पहुंचे तो राजनीति छोड़ दूंगा। अरे बड़ी बात कर दी। ठीक है, आज एक भी सीट आएगी नहीं क्योंकि उद्धव ठाकरे जी, आप कांग्रेस में शरद पवार जी के राष्ट्रवादी में चले जाइए। आपकी पार्टी है नहीं, आपका चिन्ह रहा नहीं, आपका नाम ठाकरे, उन लोग के पास जाइए, कोई ठाकरे नाम का आपको जिला प्रमुख का पद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। अब क्योंकि हमारे साथ उद्धव गुट से और शरद पवार गुट से जो 2 मेहमान जुड़ने हैं, फिलहाल वो कनेक्ट नहीं हुए हैं हमारे साथ। उनसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, ये चर्चा आगे बढ़ती। खैर, पवन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आपकी आवाज। पवन जी सभी को सुन रहे हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो हुआ है, अब किसी के लिए तो ईद और दिवाली है, किसी के लिए तो सब हो गया है। झांकी थी, छोटी सी पिक्चर बाकी है। लोकसभा की बहुत क्लियर है, सीटों पर इतने बड़े बड़े दावे हैं कि आप समझ लीजिए कुछ हो ही नहीं सकता। कांग्रेस को कहां देखूं मैं अब? देखिए, कांग्रेस अपनी जगहों पर मजबूत है। आज का जो ये निर्णय आया है, ये लोकशाही की हार है। आज का जो निर्णय आया है, अगर आप देखें जिस तरीके से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर शिंदे गट के जो प्रवक्ता है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो इस तरीके से आ रहा है जैसे कि पूरी ईवीएम मशीन उन्हीं के फेवर में बात करने वाली है और लोकशाही यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर लोगों के वोट्स की वैल्यू क्या है ये शायद भूल चुके हैं और इसको हम अहम और इसको घूर्मी कह सकते हैं। देखिए, आज जो निर्णय आया है, मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर इससे पहले ये चीजें नहीं थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा ये नजर आ रहा है कि इनको यहाँ पर लोकल स्तर के ऊपर महाराष्ट्र के जितने अलग अलग लोग थे उनको खत्म करना है और उसी का ये परिणाम है। आज जो जिस तरीके से शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं कि भाई इनका उद्धव ठाकरे जी खत्म हो चुके हैं, उनका चुनाव खत्म हो चुका है, चिन्ह खत्म हो गया है, जनता दिखाएगी। महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं रहेगी। महाराष्ट्र की जनता ठाकरे जी के साथ में है और ठाकरे जी के चिरंजीव उद्धव ठाकरे जी को पूरा वोट और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आदरणीय शरद पवार साहब की और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, 100% इसको समर्थन महाराष्ट्र की जनता देगी। अच्छा पवन जी, हमारे साथ 2 मेहमान क्योंकि जुड़े नहीं, पूछना तो मुझे उनसे था, बाद में पूछूंगी। लेकिन ये जो नार्को टेस्ट कराने की बात हो रही है कि टेस्ट कराइए उनका स्पीकर जी का, क्यों? मतलब हो जाना चाहिए। अगर नार्को टेस्ट, अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी सब है तो नार्को टेस्ट से घबराहट क्यों? अगर आप में ट्रांसपेरेंसी है, आप किसी के दबाव में नहीं हो, आप अगर आपने जो निर्णय है वो संविधान के हिसाब से दिया, संविधान की परिस्थिति किस तरीके से करके रखी है ये आप लोगों को सबको नजर आ रहा है। कानूनी दाव पेच में संविधान को बांध के घसीटा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है और अंत में जिसकी सत्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा निर्णय सामने आता है। आज मुझे बताइए, महाराष्ट्र के ही नहीं सारे भारत के लोगों को पहले दिन से लग रहा था
कि इस तरीके का निर्णय आएगा कि शिंदे गट के लोगों को कहा जाएगा कि भाई ये लोग सही है, और आज वही हुआ। तो ये लोकशाही की जीत है या लोकशाही की हार है, महाराष्ट्र स्वदेश माध्यम से भी देख रही है और निर्णय महाराष्ट्र लेगी जरूर। चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो कुछ भी दिखा, देखिए एक नाथ ही बरकरार हैं। हम आज उस टाइटल पे बात भी कर रहे हैं, एक में एक नाथ, तो मुझे लगता है अब चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन जो बातें आ रही है बार बार, संविधान नियम के मुताबिक नहीं हुआ, कोई कह रहा है नियम के मुताबिक हुआ है, स्पीकर ने किया है तो उनका नार्को टैक्स होना चाहिए, कोई दबाव तो नहीं था। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को समझा जाए तो आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब आगे क्या। इसलिए भी ये सवाल मैं पूछ रही हूँ क्योंकि जो चीज़ें अभी सामने आई, इस पे क्वेश्चंस इतने आए हैं। देखिए दूसरे अगेंस्ट हैं, विपक्ष हैं, वो सवाल करेंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन रेस करके कहीं ना कहीं एक अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वहाँ पर, एक संविधान में जो चीज़ें वहाँ पर, इलेक्शन कमीशन से यदि क्लियर हो गया तो वहाँ पर सब पे क्वेश्चन मार्क लगता चला जा रहा है। देखिए राखी जी, जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, हाउस में सबसे ऊपर स्पीकर ही होता है और उसका डिसीजन सर्वमान्य रहता है। उसका रीज़न है क्योंकि बाई लॉ, बाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक तरह से स्पीकर को ये पावर है कि अपना फैसला दे। स्पीकर नार्वेकर जी ने अपना फैसला दिया है। अब सवाल है कि इसको लेकर के शिवसेना उद्धव गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी है कि वो जाने के लिए तैयार है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया था कि स्पीकर फैसला लें, और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में यहाँ पर इस फैसले को लेकर के वहाँ से जो राज्यपाल को हटना भी पड़ गया था, कोश्यारी जी को। तो ये एक जो है एक जो डिसीजन है, जिस तरह से एक तरह माना भी जा रहा था कि चूंकि सबसे ज़्यादा देखिए उद्धव गुट से मतलब शिवसेना का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है अलग हट करके शिंदे गुट होकर के और उस सत्ता में शामिल हो गया। आपने देखा होगा कि इसी तरह से जैसे 288 विधानसभा सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली थी, अब 145 चाहिए था, तो ये खुद चला गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो है एनसीपी गुट के भी लगभग 40 लोग चले गए। तो जहाँ तक सरकार चलने या उसका शिंदे जी को मुख्यमंत्री रहने का सवाल है, वैसे भी भारी बहुमत है, बहुत पूर्ण बहुमत है, तो सरकार को तो कोई खतरा वैसे भी नहीं था। अगर ये इस गुट में अगर मान लीजिए इसके अगेंस्ट भी फैसला आता तो भी सरकार चलती। लेकिन चूंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई ये संविधान, जहाँ तक नार्को टेस्ट की बात है, देखिए ऑब्जेक्शनेबल है। स्पीकर जैसे पद पर इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। पहली बात, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पर अपनी बात रखिए, और आप पहले भी रख चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सब सारे तो बयानबाजी है। जहाँ तक जो डिसीजन आया है वो 1999 के कॉन्स्टिट्यूशन और 2018 के अमेंडमेंट पर, स्पीकर ने 1999 के कॉन्स्टिट्यूशन जो था शिवसेना का, उसको मान लिया जिसमें ये सब प्रावधान था, और 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ उसको नहीं माना। अब ये मानना ना मानना किसका काम है? स्पीकर का काम है। ये जुरिडिक्शन उनके दायरे में, उनके जुरिडिक्शन में है सारी चीज़ें, तो उन्होंने जो फैसला दिया। अब रही बात है कि जहाँ तक आने वाले समय में, अभी मैं एक बात सुन रहा था कि जनता ने नकार दी। देखिए अभी जनता ने नहीं नकारा है, अभी तो ये आपस में खेल चल रहा है। भाई आप यहाँ से इतने लोग चले गए, वहाँ से चले गए, सत्ता सरकार बन गई, तमाम चीज़ें। अब लिटमस टेस्ट तो इनका आने वाले लोकसभा में होगा कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है। भले निशान छिन जाए, सारी चीज़ें, बहुत सारे पिछले दिनों में आप देखेंगे इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक चुनाव, जैसे सिंडिकेट था, कांग्रेस आई और वो दूसरा कांग्रेस था। अब जो दूसरा था जिनकी संख्या कम थी वो जीत के आ गए। तो मेरा ये कहना है कि ये तो समय बताएगा कि जनता किसको ज़्यादा पसंद करती है। महाविकास अघाड़ी के साथ जो उद्धव ठाकरे गुट है उनको पसंद करती है, या शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तो 2024 के चुनाव में अपने आप पता लग जाएगा। इसको अभी से ये कह देना ये थोड़ा सा अलग बात है। जहाँ तक निर्णय का सवाल हो अपनी जगह पर, लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने जनता की जीत, अभी जनता की जीत नहीं है। जनता की जीत तो तब होगी जब 2024 का चुनाव होगा और रिजल्ट आएंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक दूसरी बात है, हमारा कहना है कि जो ग्रुप है, जो जिस तरह से सरकार बचे रहने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बची रह सकती थी, क्योंकि यहाँ पर अजित पवार गुट के पास ऑलरेडी 40 MLAs थे। तो हमें लगता है, और वहाँ पर देखिए वहाँ टूट नहीं हुई, अभी जस के तस पार्टी है, वहाँ भी बंटवारे जैसी स्थिति नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बड़े चालाकी से जान गए थे कि इतने लोग चले जाएंगे तो पार्टी को अलग सिंबल और तमाम चीज़ों का संकट हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे गुट क्या कहता है, क्या करता है,
उसकी क्या तैयारी होगी, क्या महाविकास अघाड़ी जो है रहेगा। दूसरा एक चीज़ और है, जो इनके 16 या जो भी एमएलए बचे हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की भी परेशानी खड़ी हो रही है, एक तलवार उनके ऊपर भी लटक रही। तो निश्चित रूप से इस मामले को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तब तक कोई डिसीजन नहीं होगा। तो हमें लगता है कि ये सारा एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक अलग टाइप का, और महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह का उथल पुथल पिछले 2.5 साल हो सरकार चली। आपने देखा होगा कि पहले जो है फडणवीस जी जो है सीएम बने और एक ही दिन में जो हट गए सत्ता से। तो ये उठा पटक अभी चलता रहेगा। हमें लगता है अभी समय बाकी है। आने वाले समय लोकसभा के चुनाव के बाद भी विधानसभा का चुनाव होगा, तो लोकसभा के चुनाव तक अभी बहुत सारे जो है वहाँ पर पॉलिटिकल जो है एक तरह सिनेरियो अलग ही तरह का देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में क्या होता है, बहरहाल भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उसको मजबूत साथी जरूर मिल गए हैं और चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त जो है आधार है, और शायद लोकसभा 2024 में एक बड़ा मजबूत उनका गठबंधन बन चुका है। अब ये रहता है कि नहीं रहता है, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल सही बात है। और अभी आज जो जिस तरह से फैसला हुआ, ये भी कहीं ना कहीं एक ताकत के रूप में, एक आत्मविश्वास के रूप में है कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। और निश्चित तौर पर देखिए, अब ये बात तो सच है कि आने वाले समय में क्या होगा, जब एक दिन में एक रात में बहुत कुछ हो गया था तो फिर पता नहीं है आगे क्या होगा, ये राजनीति है। लेकिन फिलहाल तो जो परेशान दिख रहे हैं वो मुझे उद्धव ठाकरे गुट लग रहे हैं, लेकिन उनके जो मेहमान हैं जो जुड़ने थे वो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मुझे लगता है वो जुड़ते तो मेरे सवाल उनसे बहुत बेहतर हो पाते। समीर जी, वापस आपकी तरफ आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है, जैसा कि अभी आरपी श्रीवास्तव जी ने भी क्लियर किया। और वैसे भी यदि कहीं कोई आज वैसा निर्णय होता तो भी इतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें होती, कुछ सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो होता ही है बाद में। लेकिन इस समय तो निर्णय ऐसा है कि बस कहते हैं ना कि अब चल देना है आगे। लेकिन उसको चलाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए, उन स्ट्रैटेजीज पे काम करने के लिए, जैसे चिंटू जी भी अभी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। उद्धव ठाकरे कभी दिखते नहीं थे, उनके खुद के लोग बड़े परेशान होते थे मिलने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी भी थी कि आज आपको सपोर्ट मिला, आज अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन इसको लेके चलना। और महाराष्ट्र की सियासत है, यहाँ सब एक दूसरे पर भारी होते हैं, कोई एक पर भारी नहीं होता। तो उस चीज़ को लेके कैसे आगे प्लान करेंगे 24 में? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कट बोल देना चाहता हूं, चाहे परिस्थिति सामने जो भी हो, हमें तैयार रहना पड़ेगा। और ये सब जो आज बयानबाजी हो रही है, हमारे ऊपर जो आरोप होते हैं, इन आरोपों को कोई भी तरीके का रिप्लाई करने में, रिवर्ट करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ये सब सबको मालूम है आज किस बात की वजह से रो रहे हैं। बीते कल में ये तो ईवीएम की वजह से, अभी 5-10 मिनट पहले ही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी ईवीएम पर आए थे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो कुछ जनाधार की भी बात कर रहे थे, तो मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा कि आपका जो सर्वोपरि नेतृत्व है वो तो एक जगह से गिर गया इलेक्शन में और फिर उनको केरल में जाना पड़ा। आपके ऊपर ये परिस्थिति क्यों आई? आपको मैं वापस से एक और पूछना चाहूंगा, आपके जो सर्वोपरि नेतृत्व है राहुल जी गांधी, उन्होंने 4000 किलोमीटर का प्रवास किया, फिर भी वो 3 राज्य में हार गए। और कल ही की मैं ताजा बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, ये सिर्फ एक बीच पर, लक्षद्वीप के बेट पर 100 कदम भी नहीं चले होंगे तो मालदीव्स के ऊपर तमाम भारतीय जनता ने और सर्व लोगों ने, सर्व नागरिकों ने बैन कर दिया है। सब टिकट्स वहां से कैंसिल हो रहे, पूरा टूरिज्म जो वहां पे था वो सब अब लक्षद्वीप की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो यह एक जनाधार की एक बात होती है, आपको लोगों के साथ में कनेक्ट रहना पड़ता है। आपके जो विषय रहते हैं वो लोगों के साथ जुड़ने चाहिए। और इसी तरह शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने 2019 में 7 में इलेक्शन लड़ा था। 7 में लोगों के पास ये मतदान लेने के लिए गए थे, वोट लेने के लिए गए थे। और जिस दिन वोट डिक्लेयर हुए, उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के झांसे में आकर के उन्होंने सत्ता के लिए यह एक बड़ा कदम उठाया, जिसका परिणाम आज उनके नजरों के सामने है। तो इसलिए अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं तो आगे का चित्र के लिए आप तैयार रहने चाहिए, बस यही कहना चाहूंगा। ठीक है। हाँ, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, जनता का मैंडेट जनता डिसाइड करेगी। आज जिस तरीके की घटनाएं भारतवर्ष में घट रही है, ये किसी से छुपी हुई ही नहीं है।
और आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा स्टार्ट की थी, उसका परिणाम सारे भारत के हर गांव खेड़ों में आया है, हर व्यक्ति के दिल में आया है, हर वोटर्स के मन में आया है कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने इतनी आलोचना की, जिस व्यक्ति के बारे में आप इतने अपशब्द कहते हैं, आपके करोड़ों हजार रुपए उनकी प्रतिमा को मलिन करने के लिए लग रहे हैं राहुल जी के लिए, उन्होंने एक पैदल पद यात्रा निकालकर भारत को प्रूफ किया है कि वो इस भारत के अंदर किस तरीके का काम करना चाहते हैं, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और उनकी सादगी सारा भारतवर्ष मानता है। वो किसी बहुत ज्यादा राजशाही लाइफ में नहीं जीते। आपने तो उनका घर भी छीन लिया, तब भी वो चुप रहे। आपने तो उनके ऊपर, अरे कम से कम इंदिरा जी का बलिदान, कम से कम महात्मा गांधी का बलिदान, कम से कम इस देश में जो आहुति राजीव गांधी जी ने दी, उसके बारे में तो विचार कीजिए। आपने वो भी नहीं किया। और उन्होंने जो मोती महल देश को दान दिया है, उन्होंने कई उनकी ऐसी संपत्ति जो उनके दादाजी की थी, वो उन्होंने भारत के ऊपर निछावर कर दी। और आपने उस परिवार के बच्चे को, उस परिवार के व्यक्ति को आपने घर से बेदखल किया। उन्होंने उफ तक नहीं किया। भारत इसका जवाब मांगेगा। भारत का हर नागरिक ये देख रहा है। आज आप हुकुमशाही कर रहे हैं, आज लोकशाही के ऊपर आप दबाव तंत्र वापर रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि जहां इलेक्शन है, वहां पर भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर जी मोदी वहां पर जाते हैं और वहां पर चुनाव के अंदर प्रचार करते हैं। कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को आपने देखा कि उन्होंने भारत के अंदर दबाव तंत्र का प्रयोग किया? नहीं किया। उन्होंने कभी भी लोकशाही को सलाम किया। और आज भारतवर्ष के अंदर लोकशाही की हत्या की जा रही है। मुझे इसका बहुत खेद है। और आने वाले दिनों के अंदर मतदाता जो है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जिन लोगों को संविधान के माध्यम से एक ताकत दी है, लोग उस ताकत का प्रयोग करेंगे और फिर से इस लोकशाही को फिर से बरकरार रखने का काम कांग्रेस के माध्यम से होगा। ठीक है। अच्छा पवन जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि सब लोग साथ रहेंगे। ये सवाल मैं बीजेपी से और शिंदे गुट से जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन आप सब लोग तो रहेंगे, क्योंकि क्या है, ये राजनीति है। हमारी पूरी ताकत जो महाविकास आघाड़ी की है वो आज भी साथ में है। हमने पूरी निष्ठा के साथ में तीनों जो हमारे ग्रुप थे, शरद पवार साहब देख लीजिए आज भी साथ में है, आज भी हमारे साथ में उद्धव बाला साहब जी ठाकरे हमारे साथ में है। और जिस निष्ठा के साथ में हम तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र को कोविड के टाइम पे संभाला, इतना बड़ा आघात कोविड के टाइम पे सारे दुनिया पर आया था। मैं अभिमान के साथ कहता हूं, मुझे अभिमान है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि जहां पर महाराष्ट्र के हर काने कोपरे में जाकर उन्होंने लोगों की मदद की, उनकी जानें बचाई। और ये जो लोग कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं आए थे, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इस बात का कि महाराष्ट्र को कोविड जैसे संकट के अंदर इतनी ताकत से बचाने वाले नेता के बारे में, जिस नेता को 2018 के पहले आप खुद सलाम ठोकते थे, आप उस नेता के बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा को आज कितना दुख हो रहा होगा, जिस तरीके के निर्णय आज उनके सामने आ रहे हैं कि उनके परिवार के व्यक्ति को यह प्रूफ करना पड़ रहा है कि शिवसेना उनकी है क्या नहीं। भारत में इससे बड़ी शोकांतिका क्या होगी? ये राजनीति है पवन जी, इसलिए मैंने ये सवाल किया। ये राजनीति है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो एक परिवार के सगे साथ नहीं है, राजनीति में क्या क्या तो नहीं देखा है और क्या देखना रह गया। लेकिन वही है ना कि जिसकी चल रही है, जो जीता है वही सिकंदर होता है। अब उसको ये जरूर देखना होगा कि जो एक विश्वास के साथ चीजों को बढ़ाया जाता है या आपको जनता यदि लाती है तो आप कम से कम उसके हित के लिए तो काम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चिंटू जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आज बाला साहब को बहुत दुख हुआ, ये हम भी जानते हैं, सब शिव सैनिक जानते हैं, पूरा देश, पूरी जनता जानते हैं। मगर दुख किस बात का होगा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ जाके हाथ मिलाए, गद्दी पे बैठे, वो दुख हो रहा है। आज जब कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम पे नाम निशान नहीं आता है। 2004 से 2014 तक जब आप जीत रहे थे तब आपने ईवीएम पे आवाज क्यों नहीं उठाई? आज आप ईवीएम पे आवाज उठा रहे हो। आज आपको उद्धव ठाकरे जी का बहुत प्यार आ रहा है। कौन से गाने को महाराष्ट्र के उद्धव साहब घूमे,
मुझे बताइए कांग्रेस के प्रवक्ता को। अरे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर मदद किया करेंगे। ये आप महाराष्ट्र के हर हॉस्पिटल को उन्होंने हेल्प किए। उसका महाराष्ट्र की जनता सेफ है। आप देख लीजिए, आप इस तरीके से ये कह रहे हैं, आप उनके साथ नहीं, आप उनके साथ देखा, आपने काम नहीं किया, आप खुद उस समय के साथ थे, आपने अब जब अगर क्या बताना चाह रहे हैं कि आप खुद सत्ता में उस समय थे तो आपने काम नहीं किया। उस समय एकनाथ शिंदे साहब उद्धव ठाकरे के साथ में थे, उस समय वो मंत्री थे, तो आपको क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किया? आश्चर्य आपके आश्चर्य हो रहा है। इतना जल्दी आपने गति बदल दी, इतनी जल्दी आपने पार्टी बदल दी। अच्छा ठीक है, चलिए पवन जी एक मिनट। चिंटू जी सवाल सुनिएगा प्लीज, झगड़िए मत, सवाल सुनिए। चिंटू जी, अभी पवन जी कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से एक थे, हम लोकसभा में भी 24 में भी साथ रहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ था और आज भी एक बड़ा फैसला आया जो बिल्कुल सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के फेवर में गया, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, जैसे हम एक चर्चा कर रहे हैं एक में एकनाथ, क्या 24 में लोकसभा में सब रहेंगे एक साथ? एक सवाल। अच्छा काम क्या है, महाराष्ट्र की जनता को सैल्यूट करती है और आने वाले चिंटू जी सवाल सुना मेरा? जनता बता देती है उद्धव ठाकरे जी का किया हुआ काम इससे आंखों पे दिया जाएगा। नहीं, आप देख लीजिए, आपके कांग्रेस वाले शिवसेना के प्रवक्ता बन गए हैं। दोबारा से करूंगी अपना सवाल। फिलहाल मुझे लग रहा है एकदम आज बहुत जीत का बड़ा जोश है, तो सुनना ही नहीं है, सिर्फ बोलते चले जाना है इतने जोश में कि कोई पूछ रहा है कुछ। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ शरद पवार गुट से एनसीपी का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि काफी देर बाद आप जुड़े हैं, मेहमान चेंज हुए हमारे, आज के निर्णय पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये तो स्क्रिप्ट जो कुछ पहले बीजेपी ने लिखी थी, महाराष्ट्र के स्पीकर ने उसी को पढ़ा है। ये निर्णय तो अपेक्षित था, हम लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, हम बहुत ज्यादा आशावादी नहीं थे, लेकिन हम सब लोगों को ऐसा लगता था कि शायद जो है संविधान की रक्षा के लिए ईमानदारी से स्पीकर काम करेंगे। लेकिन कल की जो बैठक हो गई मुख्यमंत्री की और स्पीकर की, और स्वयं जो है स्पीकर मुख्यमंत्री को मिलने जाते हैं, तो ये बात तो कल साबित हो गई थी कि आज क्या निर्णय होने वाला है। शिंदे को जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, ये बात तो कल ही तय हो गई थी। लेकिन यहाँ पर नसीमुद्दीन जी, यहाँ पर ये बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन से भी तो ऐसे ही डिसीजन आए थे, यही सारी बातें हुई थी अयोग्यता को लेके जब ये बात चल रही थी, तो उन्हीं के आधार पर ये स्पीकर ने कहा है कि उन्हीं के आधार पर निर्णय दिया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन कहने के लिए स्वतंत्र है, संवैधानिक है, लेकिन वो कौन कंट्रोल कर रहा है आप जानती हैं उसके बारे में, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीडर अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस रहेंगे, तो मोदी जी ने उसको बदलने का काम किया। तो इलेक्शन कमीशन तो कठपुतली है, आज वो कठपुतली बन के इस देश में काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी उसी प्रकार का निर्णय दिया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। आपको भी लगता है जिस तरह से एक मांग उठ रही है कि जो स्पीकर हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, आप भी इसके फेवर में? नहीं, मैं नार्को टेस्ट की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। आप अगर नार्को टेस्ट कराना पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों का नार्को टेस्ट कराना पड़ेगा, इसलिए देश की जनता इसका फैसला करेगी। जनता देख रही है, लोकसभा 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद है, और महाराष्ट्र में विधानसभा भी 8 महीनों के बाद है, तो जनता फैसला कर देगी। ये उनका फैसला था, जनता का फैसला आना बाकी है। तो उन्होंने भले उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जनता जो जितने लोग बगावत करके गए हैं उनको सबको डिस्क्वालीफाई करेगी। चलिए, ये बात तो खैर आने वाले समय की होगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे और है, क्या तैयारी है, सब एक साथ रहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारा झगड़ा होने लगा था 2 लोगों के बीच में, लेकिन ये 24 का इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। सीटों के आकलन से देखें, संख्या बल से समझें, तो कितनी चुनौती आप दे पाएंगे?
देखिए, हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं और पूरा जो है इंडिया एकत्र है, एक है। पहले भी हम एक थे, अभी भी हैं और आगे भी एक रहेंगे। उसमें किसी प्रकार की शंका की जरूरत नहीं है। मतभेद तो थोड़े परिवार में भी होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। हम लोग एकत्र थे सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ हम सब कटिबद्ध हैं। और 48 में कम से कम 38 से 40 सीटें हम लोग लोकसभा में जीतेंगे। चलिए, तो इनको क्या मिलेगा? ये तो पूरी ही ले जा रहे थे। हाँ चिंटू जी, एक सवाल है मेरा, उसके जवाब के साथ अपनी बात रखिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैंने कहा था एकमेव एक नाथ पे बात हो रही है, तो एकमेव एक नाथ क्या लोकसभा में रहेंगे सब साथ? सब साथ ही रहेंगे। बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है, बहुत अच्छा प्रचार और बहुत अच्छा जनता के बीच में जाके काम हो रहा है। हम लोग जो हमारा काम है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे सीएम खुद रात को 2-2, 3-3 बजे तक लोगों को मिलके काम करते हैं। लोगों का काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से तीनों लोग, अजीत दादा रहने दो, देवेंद्र जी रहने दो, और हमारे अनेकांता नाथ, एकनाथ मराठी में बोलते हैं, जो अनेकों का नाथ होता है उसको एकनाथ बोलते हैं। कल भी रात को, शाम को जब वो शादी में आए थे तो लेट आए, बात हुई, बहुत नॉर्मल है। आज हिंगोली में सभा है, वहां गए। तो एकनाथ जी और बाकी के जो तो पक्ष है, बीजेपी और हमारे साथ राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार, वो हम लोग तीनों एक साथ लड़ेंगे। बहुत अच्छा जनता के बीच में है। साथ में आरपीआई भी है आठवले साहब की, और भी कोई गुट या नेता हमसे तो 38 से 40 तो वो कह रहे हैं हम सब मिलके ही ले जाएंगे, हमारा इंडिया भी है और बहुत सारी चीजें हैं। आगे का एक फिगर निकाल दीजिए, आगे का एक फिगर निकाल दीजिए। 40 में का आगे का 4 का फिगर निकाल दीजिए, बाकी का उनको मुबारक है, वो बाकी का फिगर उनको मिल जाएगा। शायद उनकी उम्र हो गई है, उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक काम करते हैं, इलेक्शन पे काम करते हैं। किस तरीके से ये भैया ईवीएम पे बोल रहे थे, तो मुझे लगता है जहां जहां कर्नाटक में कांग्रेस जीती, तेलंगाना में जीती, वहां भी ईवीएम था ना भैया, क्या वहां मोबाइल का बटन था, दबाओ और चुनाव मिलो। नहीं, कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर है, मैं कांग्रेस को बदनाम नहीं करूंगा, बहुत बड़े बड़े लीडर है, मगर कांग्रेस ने कुछ गंदे लोगों को, गंदी पार्टियों को उनके साथ लिया है, तो कांग्रेस का जो नाम है 150 साल पुराना, वो कम हो गया। कांग्रेस अच्छे लोगों के साथ जाए, राहुल गांधी जी अच्छे लोगों के साथ जाए, तो जरूर कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है। अच्छा एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। मैं मानता हूं इस देश के अंदर स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी जी की भी छवि अच्छी है, मगर जिस तरीके से 2004 से 2014 में आपने लोगों को जो काम था वो नहीं दिखाया, इसलिए आज लोगों ने मोदी जी को चुना है। उनका काम देखिए, 12 तारीख को मुंबई में आ रहे हैं, जो समुद्र के ऊपर ब्रिज बना उसका ओपनिंग करने के लिए, और एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। बीजेपी के जो लीडर है, मैं खुद देखता हूँ, बीजेपी के जो लीडर है वो लोगों के बीच में रहते हैं। और जहां तक शिवसेना और राष्ट्रवादी दादा पवार की बात है, हमारे एकनाथ शिंदे साहब की बात है, तो हम जनता के बीच में हैं। ठीक है, यही फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। चिंटू जी वापस आऊंगी। पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे, बात रखिए, लेकिन ये आंकड़ा 40 में से कह रहे हैं, आगे वाला हटा दो आप, ठीक है? मतलब 4 पे बात आके रुक रही है। चलिए वो तो छोड़िए, ये तो बोलने की बातें, ये तो आने वाले समय में हम देख लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक सुझाव उन्होंने दे दिया कि कांग्रेस जो है वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो गलत पार्टियों के साथ चली गई और अपना भी स्तर गिरा लिया। ये जिस तरीके का स्टेटमेंट अभी इन्होंने दिया कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, राहुल जी बहुत अच्छे हैं, कम से कम मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने माना तो सही कि राहुल जी बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में कांग्रेस ने जो काम किया हुआ है, कांग्रेस ने कभी भी जनता के पैसों को एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी 400 करोड़ के फलक कभी भी किसी भी पेट्रोल पंप पे नहीं लगवाए। कांग्रेस ने कभी भी कहीं पर भी बाजा गाजा नहीं किया, काम किया कांग्रेस ने। सारी यूनिवर्सिटीज कांग्रेस ने लेकर आई, इलेक्ट्रिसिटी आप देख लीजिए, गांव खेड़ों के अंदर का पूरा योगदान कांग्रेस का रहा है। भाभा यूनिवर्सिटी जैसी इंस्टीट्यूट, भेल, गेल, मैं कई ऐसी चीजें देता हूं जिनको बेचने का काम अभी देश में हुआ जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी जो रेल है, जो प्रॉफिटेबल रेल थी, वो अदानी ग्रुप को किसने सौंपा है और क्यों सौंपा है? LIC का पैसा क्यों भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डालकर दिया गया? सारी चीजों का हिसाब जनता मांगेगी, जनता इसका पूरा हिसाब मांगेगी। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर जनता ये साबित कर देगी कि जिस तरीके का काम हो रहा है वो लोकशाही पर दबाव निर्माण करने का काम हो रहा है।
और आने वाले दिनों के अंदर लोग अपना जो सबसे बड़ा अधिकार है, मत का अधिकार, लेकिन जिस ताकत से ये कह रहे हैं, क्या ईवीएम पे भरोसा इनको बहुत ज्यादा है? यानी लोगों के वोटिंग पर भरोसा नहीं रहा इलेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए ईवीएम पे मत लड़िए, ईवीएम पे मत लड़िए, ठीक है, देखेंगे जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा, इस पर बहुत ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी। हमारे साथ एनसीपी से जुड़े हुए हैं सिद्दीकी जी। नसीमुद्दीन जी, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, लेकिन अभी भी शिंदे गुट से ये बिल्कुल क्लियर है, ये लोग कह रहे हैं आपका अधिकार है, आप जाइए। आप क्यों इतने सारे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, आप क्यों डिसीजन पर इतने सवाल उठा रहे हैं? आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन जीत इनकी ही होगी। ये देखिए, अभी शिंदे गुट के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि रात भर शिंदे जी और उनके लोग काम करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अली बाबा और उनकी टीम भी पूरी रात काम किया करती थी, और वो कौन से काम करते थे ये सारे जग को, विश्व को पता है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट जाने का ना जाने का, ये तो निर्णय आ गया है, उसके बाद वकीलों से सलाह मशवरा करके पार्टियां तय करेंगी सुप्रीम कोर्ट जाना है कि नहीं। लेकिन अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो इनको पता होगा कि यही जीतने वाले हैं, इसलिए इतने विश्वास के साथ ये बात कर रहे हैं। इनका एक जिम्मेदार इनको लगता है कि यही जीतने वाले हैं, क्योंकि इनका किसी चीज पर भरोसा है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ओवर कॉन्फिडेंस है या सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात हो गई होगी, वाला है, ये विश्वास नहीं आ रहा है। ये किस तरीके का विश्वास है? लोकशाही से जाता है, कौन सा यंत्र है इनके पास, वो यंत्र की ताकत ये कहना करके बोलेंगे तो एक दूसरे को भी सुन पाएंगे और हमें भी समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, एक बहुत ज्यादा खुश हैं, एक नाराज हैं और एक के पास बहुत सारी आपत्तियां हैं, लेकिन एक थोड़ा ऐसे करके बोलिए कि समझ में तो आए कि हो क्या रहा है। नसीमुद्दीन जी को जो कह रहे हैं चिंटू जी, वो सुन तो पाए आप उनको कह क्या रहे हैं, अब बोलिए। मेरा ये बोलना है, नहीं पवन जी प्लीज एक मिनट। अली बाबा है, अली नाम हमारे इस्लाम में बहुत बड़ा है, अली नाम बहुत बड़ा है, मगर मुझे बोलिए इनके पास कौन सा बाबा है? बारामती एग्रो में कौन से बाबा थे और कितने कितने घोटाले किए? हमारे बाली बाबा रात को जगते हैं, कबूल करते हैं, मगर इनके साथ कौन बाबा है जो रोहित पवार को हमारे साथ देश की जनता है, हमारे साथ देश की जनता है, हमारे साथ किसान है, मजदूर है। इनसे बाबा क्या आप समझ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, स्टेटमेंट पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, आने वाला चुनाव देखिए, जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। मुझे लगता है आप सभी लोगों का कंसर्न यही होगा कि 24 में अब कैसे निकलना है, क्या मुद्दे होंगे, महाराष्ट्र की सियासत कैसे चलेगी, जनता उसको कैसे लेगी, वहां के मुख्य रूप से चीजों पे कहां वर्कआउट करना है, ये मुझे लगता है सबकी स्ट्रेटेजी प्लान होगी, उसके हिसाब से आप चल रहे होंगे। अब रही बात कि अली बाबा की बात हो रही है या हम इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, हम स्पीकर पे सवाल उठा रहे हैं, ये तो एक बातों की बात हो गई। आने वाले समय में मौका है और देख लीजिए उस चीजों से कैसे निकलना है। आरपी श्रीवास्तव जी, 24 सामने है, आपसी वो कह रहे हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, सब मिलकर ही काम करेंगे। यहाँ से शिंदे और गुट और बीजेपी कहती है हम बिल्कुल एक साथ रहेंगे, कोई फूट नहीं होगी। वो उधर से तैयार है कि हम सब बिल्कुल साथ हैं और हम एक साथ होकर चलेंगे। लेकिन जहाँ तक सीटों की बात हो रही थी, यहाँ तो दावे ही अलग अलग हो रहे हैं। कोई कह रहा है 38 से 40, तो क्या मतलब इधर जो अभी सर्वोपरि बने हुए हैं उनको क्या कुछ भी हाथ नहीं लगना? ऐसी कोई बात नहीं है राखी जी। अभी तो देखिए चुनाव में क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी होगी। दूसरी तरफ से यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके साथ ये अजीत पवार गुट और शिंदे गुट हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि दूसरा विपक्ष को जहाँ तक देखिएगा वहाँ भी वो उद्धव गुट है और शरद पवार गुट है। अब सवाल है कि अब आने वाले समय में इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। एक बात और भी कहा जा सकता है कि जो आज की जो सिनेरियो है, निश्चित रूप से अगर किसी भी दल से कोई धड़ा हटता है तो कमज़ोर जरूर होता है, चाहे वो शिवसेना हो या फिर जो है एनसीपी हो। जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था कि भ्रष्टाचार की बात और तमाम चीज़ों मुद्दे पर लेकर के जिनके खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी, जैसे जो है अजीत पवार और शिंदे गुट के कई छगन भुजबल और इन लोगों को लेकर के बातें करती थी कि भ्रष्टाचारी तमाम ये लोग अब इनकी पार्टी में शामिल हो गए।
तो मेरा ये कहना है कि ये सवाल उठता नहीं है। देखिए ये तो राजनीति है, नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से आ जा रहे हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि कौन भारी पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुकाबला जरूर कांटे का होगा, क्योंकि दूसरा गुट भी भले उसके लोग चले गए हों, लेकिन वो गुट बरकरार है अभी। तो हमें लगता है कि अगर वो नहीं टूटता है, या पहले होता कि वो गुट ही पूरा चला जाता तो बात अलग होती, लेकिन उसका एक अंश उधर भी है। तो हमें लगता है चुनाव जो है आने वाला बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात है, जहाँ तक शरद पवार का सवाल है, महाराष्ट्र की राजनीति के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं और अभी देखिए उनकी पार्टी में स्प्लिट नहीं हुआ है। हो सकता है कि अजीत पवार इन वक्त पर चले जाएं, मतलब पार्टी अभी अलग नहीं हुई है, पार्टी वही है, सिंबल वही है, लड़ेंगे भी वो तय कर लिए हैं। ये चाचा भतीजे के बीच का जो है वो है एक तरह से गिमिक्स है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि मान लीजिए आज फैसला उल्टा आता शिंदे गुट को, तो अजीत पवार को बहुत फायदा होता, ऐसा नहीं है, और शायद इसी वजह से गए हैं। इन सारी चीज़ों को समझने वाली बात होगी। और रही बात कि हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, हर पार्टी अपने अपने ढंग से नैरेटिव सेट करती है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत उथल पुथल बाकी है और आने वाले समय में आप देखेंगे 2024 तक और कितने लोग इधर से उधर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही है। चलिए, और इसी के साथ समय भी हो गया है। बहुत अच्छा लगा आज चर्चा में सभी के साथ, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात तो साबित हो गई कि कोई किसी से कम नहीं है और ये 24 में देखेंगे किस हिसाब से काम होना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, एक में एक नाथ, ये तो अब साबित हो चुका है, लेकिन क्या ये सब 24 में रहेंगे एक साथ, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया इस पूरी चर्चा के बाद। तो देखते हैं किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, और जो सवाल आज के फैसले पे उठाए गए हैं उसको लेके जो राह एक तय की जा रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्या उस राह पे आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।